अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैर से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़ हक लाइव। इस सीरीज का नाम है अंडरस्टैंडिंग आइडियोलॉजीज और इसका सीजन 1 इस वक्त स्टार्ट हो चुका है और उसकी भी एपिसोड 1 है जिसमें हमने सेकुलरिज्म को डिस्कस करना है एज एन आइडियोलॉजी, एक नजरिया के तौर पर। कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डीप स्विम भी करें ताकि इस नजरिए की बुनियादों को, इसकी बेस को, इसकी फंडामेंटल्स को समझा जाए और फिर उसके साथ साथ जदीद दौर में जो निखर कर दुनिया हमारे सामने आई है सेकुलरिज्म की पैदाइश से, उसको भी समझने की और उसका भी तज्जिया और एनालिसिस करने की हम कोशिश करें। सेकुलरिज्म से आगाज करने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि इस सीरीज का मकसद इस्लाम को एक सिस्टम के तौर पर समझना और इस्लाम को सिस्टम के तौर पर समझने से पहले दूसरे सिस्टम्स को और आइडियोलॉजीज को अपने हाथ के सामने या अपने टेबल पर 2+2=4 की तरह रखना, ताकि फिर एक मुसलमान कंपैरिजन कर सके या इवन नॉन मुस्लिम कंपैरिजन कर सके वो किस जगह के ऊपर खड़ा है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने जिस चीज का इरादा किया आइडियोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ये था कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं किसी लिबरल को कुरान की आयतें और हदीसों से रिफ्यूट करने की कोशिश करूं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं किसी एथियस्ट को कुरान और सुन्ना की या किसी फेमिनिस्ट को कुरान और सुन्ना की रोशनी में समझाने की कोशिश करूं। इसी तरीके से किसी सेकुलरिस्ट को और इसी तरीके से किसी मॉडर्निस्ट को मैं कुरान और सुन्ना की रोशनी में समझाने की कोशिश करूं। इसलिए जरूरी ये था कि हम अबू हामिद अल गज्जाली मुतवफ़ा 505 रहमतुल्लाह अलैह के तरीकाकार को मलहूज रखते हुए और उनके तरीकाकार को सामने रखते हुए काम करने की कोशिश करें। अब आप सोच रहे होंगे उनका तरीकाकार क्या था। उनका तरीकाकार था इंटरनल क्रिटिसिज्म, दाखिली जदलियत। इंटरनल क्रिटिसिज्म का मतलब यह है कि किसी आइडियोलॉजी को या किसी फिलॉसफी को उसके फंडामेंटल्स और उनके कॉन्सेप्ट्स की जो बेसिक्स हैं उनके उनको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए और परखा जाए कि आया ये चीज थियोरेटिकली एंड देन प्रैक्टिकली सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट या इम्पोज या इन्फोर्स की जा सकती है या नहीं की जा सकती। और अगर बिलफर्ज इसको इन्फोर्स या इंप्लीमेंट किया जाए तो आया ये प्रोडक्टिव होगी या काउंटर प्रोडक्टिव। इस एतबार से मुझे बिल्कुल भी कुरान और सुन्ना की रोशनी में सेकुलरिज्म को परखने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये सेकुलरिज्म या किसी भी आइडियोलॉजी जो कि नॉन इस्लामिक है उसके साथ ज्यादती होगी और बायस्ड अप्रोच होगी। कि मैं सेकुलरिज्म को कुरान और सुन्ना की जरा के साथ परखना शुरू कर दूं, ये ना सिर्फ ये कि अकली तौर पर गलत है बल्कि अखलाकी तौर पर भी गलत है। इसीलिए आज की जो सीरीज है उसका आगाज हम करने जा रहे हैं सेकुलरिज्म से। सेकुलरिज्म को सीजन 1 में एपिसोड 1 में मैंने क्यों रखा, उसके पीछे एक बुनियादी वजह है। ये याद रखना चाहिए कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज जो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, व्हेन आई से पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज दैट मींस के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मुल्क टूटे हैं और ब्रिटिश या इवन टर्किश या इवन फ्रेंच कॉलोनीज जो थीं, उन उस कॉलोनीज या उन इंपीरियल पावर्स के कोलैप्स के बाद जो छोटे छोटे मुल्क नेशन स्टेट्स हमारे सामने आई हैं, उन्होंने एक नई दुनिया का रूप धारा। लोग खुद को एक खित्ते और इलाके से जोड़ने लगे, एक जमीन के टुकड़े के साथ वो अपने आप को मंसूब करने लगे, जिससे नेशनलिज्म फूट कर सामने आया। और वो नेशनलिज्म इस बुनियाद पर था कि हम किसी भी खारजी एक्सटर्नल आइडियोलॉजी को या किसी थ्योरी को या किसी फिलॉसफी को अपने बॉन्ड को कमजोर करने के लिए यूज नहीं होने देंगे। इट मींस कि अगर मैं बाय बर्थ या मेरे पेरेंट्स बाय आफ्टर जनरेशंस मैं वेस्ट के अंदर पैदा हुआ हूं, तो मैं वहां की सोच के मुताबिक चलूंगा, ना कि किसी खारजी एक्सटर्नल आइडियोलॉजी के मुताबिक। यही वजह है कि आपने यूरोप में या इधर आपका जो है वेस्ट में, वेस्ट से मेरी मुराद यहाँ पर जो आपका नॉर्थ अमेरिका और कनाडा बन जाता है, इस साइड पर इवन ऑस्ट्रेलिया में, चाइना और जापान में, एंड देन आपके इंडिया के अंदर ये बात, या इंडिया पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमने ये बात सुनने को मिली है कि हम इस्लाम को क्यों माने।
ये तो अरब्स के लिए आया था। ये आइडियोलॉजी तो इंपोर्ट की गई, ये तो हम पे इन्फोर्स की गई। तो इसलिए ये चीज समझना जरूरी है कि मौजूदा दुनिया के अंदर जिस वक्त आज हम मौजूद हैं, हमारे सामने क्या चीज सामने रखने के लिए काबिल कबूल है कि जिसको हम ये मान सकें कि वाकई ये मैं चाहता हूं। यहां एक चीज बड़ी जरूरी है आपको समझाने के लिए कि आमतौर पर हमने लोगों को देखा है कि वो आ, खारजी या एक्सटर्नल आइडियोलॉजीज को अपने ऊपर सिर्फ इसलिए इंप्लीमेंट करवा लेते हैं कि वो उनको एक फैशन या ट्रेंड के तौर पर समझते हैं। ये जानना बड़ा जरूरी है। मैं एक जट की मिसाल से आपको समझाकर फिर मैं डीप डाइव इन करने वाला हूं अभी, इसलिए मैं थोड़ी सी बुनियाद रख रहा हूं। तो तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। हो सकता है मैं आपके कमेंट्स की तरफ तवज्जो ना कर पाऊं, लिहाजा इसीलिए आप भी कमेंट्स में कुछ कहना चाह रहे होंगे तो काइंडली मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, लिहाजा मैं चाहता हूं आप लोग फोकस करें। तो ये सीरीज किसी और मूड में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए उस चीज को सामने रखते हुए आप तवज्जो रखिएगा। सबसे पहली चीज वो समझने की ये है कि जैसे एक पेशेंट है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है और उसी वक्त दूसरा पेशेंट पेशेंट जाता है। दोनों की बीमारी एक ही क्यों ना हो, मगर डॉक्टर हर पेशेंट को उसकी बॉडी और उसकी जो हिस्ट्री है उस पेशेंट की, उसके मुताबिक उसको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हें डायबिटीज तो नहीं है, तुम्हें ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है। खवातीन को पूछा जाता है तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। यानी इसका मतलब यह है कि पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन वेरी करती है, डिफरेंट हो जाती है पेशेंट टू पेशेंट। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बीमारी वेस्ट के अंदर पाई जाती हो और उसके लिए जो सोल्यूशन पेश किया जाए वही सोल्यूशन आप ईस्ट के अंदर लगाना शुरू कर दें? यह वजह है इस एपिसोड के एक टॉपिक की, सेकुलरिज्म बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। मगर इससे पहले जरूरी है कि हम ऑब्वियसली सेकुलरिज्म को डिफाइन करेंगे। हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी था कि क्या ईस्ट के लोग अपने मसाइल को या अपने स्ट्रक्चर जो डिफरेंसेस हैं उनको उसी तरीके से हील करना चाहते हैं या उसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं जिस तरीके की वेस्ट के अंदर है। यह समझना बड़ा जरूरी था। इसको एक मिसाल से समझाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सोसाइटी के स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को समझने के लिए मैंने एक मिसाल आपकी स्क्रीन पर रखी है। आपने कनाडा में या इवन नॉर्दर्न एरियाज के अंदर विंटर का एक सीजन आता है। कई इलाके ऐसे हैं जहां सारा सारा साल बर्फ जो है वो जमती नहीं, मेल्ट नहीं होती, वहां पर बर्फबारी रहती है, लोग निकल नहीं पाते। ऐसी सूरत में वहां के लोगों के खेल, वहां के लोगों के लिबास, वहां के लोगों की खुराक यानी डाइट और वहां के लोगों के त्योहार उनके माहौल के मुताबिक हुआ करते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो लोग बर्फबारी के मौसम में या ऐसे अपर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जहां पर बर्फबारी रहती है, वहां के लिबास को, वहां के खानों को, वहां के त्योहार को, वहां की रीत रिवाज को, वहां की संस्कृति को थोपना शुरू कर दें उन लोगों के ऊपर जहां हमेशा सूरज तुलू रहता है? मिडल ईस्ट आपके सामने है, या साउदर्न एरियाज हैं, या कुछ और ऑस्ट्रेलिया है। ऐसी जगह हैं जहां दिसंबर और जनवरी के अंदर भी लोग टी शर्ट्स पहनकर और शॉर्ट्स पहनकर फिर रहे होते हैं। इंडोनेशिया के कई जजीरे हैं। क्या आप लॉन्ग बूट्स वहां रिकमेंड कर सकते हैं? क्या आप बड़े बड़े हैट्स वहां पर जो हैं वो सर्दियों वाले मफलर्स हैं, ग्लव्स हैं, वो रिकमेंड कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी के जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं वो डिमांड करते हैं या रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि हर एक को उसके मुताबिक रहना है और सोल्यूशन है। इस मिसाल से आप समझे। सेकुलरिज्म आसान लफ्जों में जिसको पेश किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर है। मगर इतना सादा नहीं है कि रिलीजन को स्टेट से अलग कर दिया जाए या स्टेट को रिलीजन से अलग कर दिया जाए। क्या यह आसान है? अगर आसान नहीं है तो किस नोयत का मुश्किल है? क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये सारे सवालात हैं जिनको हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर जब ये बोला जाता है कि रिलीजन स्टेट से अलग हो गया है, ये स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, उसका मतलब क्या है? कि सारे इंडिविजुअल्स जो उस स्टेट के अंडर आते हैं, जितने सिंगल एंटिटीज हैं, जितने सिंगल सिटीजन्स और मेंबर्स हैं,
क्या वो भी रिलीजन लेस हो चुके हैं? क्या वो भी एथिस्ट हो चुके हैं? सवाल ये है। और एक सादा सा सेकुलर आपको ये जवाब देता है, नहीं 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 नहीं। सेकुलर स्टेट का मतलब ये होता है कि रिलीजन का साया स्टेट से उठा लिया गया है। स्टेट सेकुलर है, इंडिविजुअल रिलीजियस हो सकता है। अब ये एक ऐसी मजाकखेज बात है और इतना सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट है कि एक अक्लमंद इंसान को, जो अदना दर्जे का भी हो, उसको भी पता है कि कभी भी जुज की कैफियत कुल की कैफियत से बरअक्स नहीं हो सकती। दूसरे लफ्जों में यह समझें कि एक इंडिविजुअल पॉसिबल ही नहीं है कि सोसाइटी को या कलेक्टिव सोसाइटी को या अपने सोशल नॉर्म्स को या सोशल बिहेवियर को इफेक्ट ना करे। ऐसा कैसे मुमकिन है? यह बड़ी तवज्जो से आपने सुनना है। इसकी मिसाल यूं समझें कि एक सेकुलर स्टेट है, उसका इंडिविजुअल एक रिलीजियस आदमी है, वो रिलीजियस प्रैक्टिस करना चाहता है, रिलीजन को प्रीच करना चाहता है, रिलीजन को प्रोफेस करना चाहता है, विजिबल प्रोमिनेंट तरीके से अपने रिलीजन को लेकर चलना चाहता है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि सेकुलर स्टेट के अंदर वो एक लंबे अरसे तक पनप सके? अब सवाल ये उठ सकता है कि ये तो आपकी थ्योरी है, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पेश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक मिसाल के तौर पर मैं इस प्रोग्राम के मिड में जाके, एक सेगमेंट है जिस सेगमेंट को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखेंगे, मॉडर्न डे सेकुलर स्टेट को, सिर्फ इसलिए कि हम यह जान सकें कि क्या एक स्टेट एट द सेम टाइम सेकुलर और एट द सेम टाइम रिलीजियस, क्या ये पॉसिबल है कि इंडिविजुअल को लेकर चल सके? ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, लोग नीचे कह रहे हैं कि कोई मॉड नहीं है जी नीचे। ये बात तो सही है इनकी। तो मॉड्स किधर गए हैं? मैं ये देख रहा हूं 290 लोग माशाल्लाह इस वक्त मौजूद हैं, सुन रहे हैं, तो मॉड कोई भी नहीं है। एक मिनट जरा ठहरें। तो मुझे लग रहा है कि मुझे फिर मॉड किसी को बनाना पड़ेगा। ये जो हैं इनको मैं बना रहा हूं। एक मिनट ठहरें जरा यार, इधर से बनाना पड़ेगा ताकि चीजें जो हैं वो कंट्रोल में रह सकें। अच्छा, ठीक है, इस्लामिक स्टूडेंट हैं। ठीक है, इस्लामिक स्टूडेंट मुझे नजर आ गए हैं। ठीक हो गया, चलें। इस्लामिक स्टूडेंट मौजूद है। इस्लामिक स्टूडेंट भाई जरा नजर रखिएगा। हाँ, जरा कमेंट में नजर रखिएगा। हाँ, कोई गाली गलौज करता है या कोई बदतमीजी, वो अलग बात है। बाकी कोई मुझ पे तनकीद कर रहा है, आइडियाज के ऊपर तनकीद कर रहा है, तो दैट्स ओके। ठीक है। हाँ, अलीना से भी मौजूद है। ठीक हो गया। तो आइडियाज के ऊपर को क्रिटिसाइज कर रहा है तो दैट्स ओके, उसको करने दीजिएगा। हाँ, कोई गाली गलौज कर रहा है तो उसको जरा रोक लें। खैर, बहरहाल बैक टू द सब्जेक्ट। अच्छा, अब उसको हम समझने की कोशिश करेंगे मिसाल के तौर पर। अच्छा, आज की स्ट्रीम में ऐसे कुछ मिसकंसेप्शंस हैं सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर हजरात को भी और रिलीजियस लोगों को भी। अब यहां मैं एक सेकुलर को रिलीजियस के ऑपोजिट यूज कर रहा हूं। कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं, इवन हमारे मुसलमान भी आजकल बेचारे जो थोड़े से ब्रेन वॉश हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में या थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग खुद को सेकुलर एक्सेप्ट कर चुके हुए हैं और उनके जहन में ये बात है कि सेकुलर होना ऐसी बात नहीं है कि ये कोई एंटी रिलीजन है या एंटी थीस्ट है। ये कोई एथिस्टिक अप्रोच नहीं है सेकुलर होना। इसको भी हम क्लियर करेंगे। तो जो पॉइंट्स आपके सामने आज मिसकंसेप्शंस के तौर पर क्लियर होंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सेकुलरिज्म के हवाले से, वो खुद सेकुलर हजरात के भी दूर हो जाएंगे और रिलीजियस लोगों के भी। सेकुलरिज्म के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये रिलीजन के अगेंस्ट नहीं होती। नंबर दो ये है कि ये किसी पर्सनल इंडिविजुअल के बिलीफ में इंटरफेरेंस नहीं करती। नंबर तीन ये है कि मॉरल वैल्यूज को फोर्सफुली इंपोज नहीं करती, जैसा कि रिलीजियस स्टेट में किया जाता है। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, शादी के बगैर कुछ ना करो। तो मॉरल वैल्यूज को सेकुलर स्टेट इंपोज नहीं करती। ये एक मिसकंसेप्शन है सेकुलर माइंड के अंदर। और चौथा बड़ा मिसकंसेप्शन है मल्टी फेथ स्टेट अनलाइक रिलीजियस स्टेट। यानी सेकुलर स्टेट में ये फैसिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है कि वो मल्टी फेथ के लिए स्पेस पैदा करती है। यानी आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, अलगर्ज किसी भी धर्म विचारधारा से हैं,
आप उस स्टेट के अंदर पनप सकते हैं, रह सकते हैं। ये सेकुलर माइंड की, सेकुलरिज्म के बारे में मिसकंसेप्शंस हैं और आमतौर पर ये मुसलमानों में भी पाए जाते हैं। आज इनको हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, ये पॉइंट आपके सामने आ गया। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि खुद आज के जदीद दौर में जो मॉडर्न सेकुलरिस्ट हैं, उन्होंने अपनी क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जब क्लासिकल सेकुलरिस्ट उठे थे, उन्होंने सेकुलरिज्म की जो बुनियाद रखी थी, उस बुनियाद को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे और समझेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि इस शुगर कोटेड आइडियोलॉजी के अंदर क्या पॉइजन छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पर, आपने किसी जानवर को अपने पास बुलाना हो, मिसाल के तौर पर आप एक जू में जाते हैं। मेरी बात जरा सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आप एक जू में जाते हैं, आपको जू में हिरन नजर आता है, डियर नजर आता है। आप उसको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं, कैसे बुलाएंगे? आपको एक हाथी नजर आता है, हाथी का बच्चा नजर आता है। आप उसको अपनी तरफ बुलाने के लिए क्या करेंगे? आप कुछ घास पोस पकड़ेंगे, को पत्ते शत्ते। हाथी के बच्चे को बुलाने के लिए कोई शुगर केन का कुछ थोड़ा सा टुकड़ा पकड़ेंगे और उनको खाने का इशारा करेंगे। पहले वो थोड़ा सा हेजिटेट होगा, वो डरेगा कि मेरे पे कोई अटैक तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी छठी इस काम करेगी जानवर की। मगर जैसे ही उसको कंफर्ट जोन मिल जाएगा, उसको पता चलेगा कि ये वाकई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मुझे खाने के लिए कुछ दे रहा है, वो आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आपके घर में हर बंदे को एक्सपीरियंस होता है, बिल्ली आ जाती है, रोड पे जाते हुए कुत्ता नजर आ जाता है, उनको पास बुलाने के लिए आप एक खास आवाज निकालते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं, उनको अपनी गोद में उठाने के लिए या उनको प्यार लाड करने के लिए, आपको बच्चे बड़े क्यूट लगते हैं, तो आप उनको पहले टॉफी वगैरह कोई ऐसी चीज देते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील करें और आपके पास आ जाएं। सेकुलरिज्म ने जब स्टार्ट के अंदर एक रेवोल्यूशन के तौर पर, एक ब्लास्ट के तौर पर बूम किया वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, वहां पर उनको एक बड़ा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि चर्च बेसिकली एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस के तौर पर वहां पर मौजूद था। एक थियोक्रेसी और एक क्लर्जी मौजूद थी, और उस क्लर्जी और थियोक्रेसी ने एक ऐसी रेजिस्टेंस पैदा की जिसने एक्सट्रीम इसको, सेकुलरिज्म की मूवमेंट को एक्सट्रीम दर्जे तक पहुंचा दिया। उसके बाद मार खाने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें आवाम को अभी बड़े तरीके से समझाना होगा, और वो तरीका यह है कि अपनी इस आइडियोलॉजी को शुगर कोट किया जाए, क्योंकि लोग अभी जहनी तौर पर तैयार नहीं हुए। यही वजह है कि मैंने आपको मिसाल दी थी उस चिड़ियाघर की, उस छोटे बच्चे की, उस बिल्ली की, जिसको आप प्यार से अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, तो पहले आप प्यार से बुलाते हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि मॉडर्न डे सेकुलर आदमी जो है, उसको क्लासिकल हिस्ट्री का अनफॉर्चुनेटली नहीं पता। जब नहीं पता होगा तो वो यही समझेगा कि गोया सेकुलर स्टेट मजहब के खिलाफ नहीं होती, बल्कि मजहब को सपोर्ट करती है, और सेकुलर होना मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि एन मजहब की खिदमत है। अब ये वो लॉलीपॉप था, ये शुगर कोटेड रैपर था जो चढ़ाया गया था उस जहर के ऊपर, ताकि इनको आहिस्ता 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 इन चीजों को स्वालो करवा कर ब्रेन वॉश करवा दिया जाए, और फिर बाद में एकदम जो है वो नीचे से कारपेट खींचा जाए। इसमें एक बड़ी मिसाल है इंडिया, जो कि मुझे याद करवाइएगा, मैं आगे आगे जाकर देना चाहता हूं, अभी नहीं, आगे जाकर देना चाहता हूं, अभी मैं नहीं दूंगा। अब हम डीप डाइव करने लगे हैं कुछ चीजों के अंदर। इससे पहले हम सेकुलरिज्म की डेफिनेशन की तरफ चलें या सेकुलरिज्म एज अ फिलॉसफी पढ़ने की शुरू करें, मैं आपको यह चीज बताना चाहता हूं कि आप हिस्ट्री में जितना भी पीछे चले जाएं, जो नॉन हिस्ट्री हमारे सामने, ह्यूमनली नॉन हिस्ट्री हमारे सामने मौजूद है, वहां कभी भी स्टेट मजहब से जुदा नहीं हुई, या रिलीजन स्टेट से जुदा नहीं हुआ। ठीक है जी। वो इकबाल क्या कहता है? वो कहता है
क्या है वो शेर यार? क्या है? पादशाही, हाँ, जमाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जमाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो दीन और सियासत यानी रियासत, स्टेट, कभी भी लादा नहीं हुए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे लेके जाना चाहता हूं। आप में से बड़े लोगों ने इंडिया के अंदर बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम सुना होगा, जिनको कौतलिया चाणक्य कहते हैं। कौतलिया चाणक्य, उनकी एक बड़ी मार्कतुल आराव, वर्ल्ड फेमस, उनका ये समझ लें आपके एक मैनिफेस्टो है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल का वर्क है, बड़ा आर्टिस्टिक वर्क है चाणक्य का, जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। ये करीबन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 300 400 से 500 साल पहले के करीब रेंज पड़ती है चाणक्य की। ठीक है। अच्छा, इस बुक का थोड़ा सा मैं आपको सफर करवाना चाहता हूं। ये आपके सामने एक साइट है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी। यहां पर ये बुक आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर, कौतालियास अर्थशास्त्र यानी चाणक्य की अर्थशास्त्र। ये मैंने बीजेपी, वैसे तो आपको आर्काइव में मिल जाएगी, मगर मैंने बीजेपी को ही क्यों कोट किया? क्योंकि बीजेपी एक मजहबी पार्टी के तौर पर सामने आई है, गो के अपने आप को इंडियन सेकुलर लॉबी के तौर पर या इंडियन सेकुलर सर्कल के तौर पर सामने, मगर ऑब्वियसली ये तो ओपन सीक्रेट है, सबको पता है ये मजहबी पार्टी है। अर्थशास्त्र को उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट की ई लाइब्रेरी में रखा हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर, कौतलियाज अर्थशास्त्र। इसकी ट्रांसलेशन भी शमा शास्त्री ने की हुई है। इसमें अगर आप आ जाएंगे आपके पेज नंबर 10 के ऊपर, चैप्टर 3 में द एंड ऑफ साइंसेज में चाणक्य लिखते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से ट्रिपल वेद्स के ऊपर, वेदास के ऊपर काम करेगी। यानी सबसे पहले आपके पास ऋग्वेदा आएगी, आपके पास यजुर्वेदा आएगी और सामवेदा आएगी। ठीक है। अथर्वा वेद को उन्होंने साइड पर रखा हुआ है। अथर्वा वेद का ताल्लुक ज्यादातर मेडिटेशन और इन ब्लैक मैजिक और इन चीजों के साथ है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि स्टेट को आज से हजारों साल पहले भी रिलीजन के साथ इन कांटेक्ट और इन इन लिंक्ड तौर पर चलाया जा रहा था। अच्छा, इसकी मिसाल देना इसलिए जरूरी था कि इसको मॉडर्न जितनी फिलोसफीज और ब्यूरोक्रेसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, वो चाणक्य की इस अर्थशास्त्र को बड़े गौर से पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी क्लासिकल चीजें इसमें समझने के लिए आपको दी गई हैं। ठीक है। बड़ा शातिर किस्म का ये राजनीति और लोकतंत्र का आदमी माना जाता था चाणक्य। इवन सिकंदर आजम के जमाने में भी कहते हैं जिस राजा को सिकंदर आजम को पुश बैक किया था, उसके पीछे भी इसकी पॉलिटिक्स का हाथ था। फिर कई राजाओं की फतह का भी ये बंदा बना, मगर अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है। टॉपिक ये है कि इसने भी रिलीजन को और स्पेसिफिकली कास्ट सिस्टम को, जो वर्ण सिस्टम है, उसको सोसाइटी के रन के लिए कहा है। अब कास्ट सिस्टम कहां से आता है? ब्राह्मण्स जो हैं ऑब्वियसली वो आपके लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स होंगे, क्षत्रियास जो हैं वो आपके वॉरियर्स और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स के अंदर होंगे। इसी तरीके से वाशुस जो हैं वो आपकी इकोनॉमी, फाइनेंस को देखेंगे, और शूद्रास आपके छोटे दूसरे कामों को देख सकते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि तब भी स्टेट इस लेवल पर रन होती थी कि जब रिलीजन और स्टेट का चोली दामन का साथ होता था। अच्छा, इससे पीछे अगर आप चले जाएं तो आपको हिस्ट्री के अंदर एक सिविलाइजेशन मिलेगी जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की कैटेगरी में आती है, जिसको सुमेरियन सिविलाइजेशन कहते हैं। सुमेरी, SUMMERIAN सिविलाइजेशन के तौर पर आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। सुमेरियन सिविलाइजेशन भी, जो कि इस वक्त मौजूदा इराक के करीब 20वीं सदी के मिड के अंदर ये डिस्कवर की गई थी, जब पैलेंटोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्ट्री स्टडी करने वाले लोग वो वहां पर गए और उन्होंने दरियाफ्त किया कि यहां पर करीबन ईसा अलैहिस्सलाम से भी 4000, 4500, अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले की एक सिविलाइजेशन मौजूद थी। वो सिविलाइजेशन यानी सुमेरियन सिविलाइजेशन भी प्रीस्ट को और रिलीजन को और एक क्लर्जी को स्टेट के अंदर शामिल रखती थी। कता नजर इससे इस चीज को देखा जाए कि आया ये वो फायदेमंद थी या नुकसानदेह थी, मगर इस चीज का ट्रेस बहरहाल आपको मिलता है कि स्टेट और रिलीजन हैंड इन हैंड आपस में साथ चले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये समझना। अब आ जाते हैं वापस, ये थोड़ा सा हिस्ट्री का टूर था जो मैं आपको करवाना चाहता था, सरसरी तौर पर सरफेस स्क्रैच कर रहे हैं हम, ज्यादा डीपली नहीं जा रहे इन चीजों में। आ जाते हैं वापस।
मैं अब आपको ये चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम सेकुलरिज्म की डेफिनेशन पढ़ते हैं, मगर यहां तीन वर्ड्स को अलग अलग समझना जरूरी है। नंबर वन, सेकुलर। नंबर दो सॉरी, सेकुलरिज्म। और नंबर तीन, सेकुलराइजेशन। आप कहेंगे कि ये एक ही अल्फाज के मुश्तक्कात हैं, यानी एक ही रूट वर्ड है सेकुलर, वहीं से सेकुलरिज्म निकला है, वहीं से सेकुलराइजेशन निकली है, तो ये फर्क क्यों, अलग अलग तीन वर्ड क्यों रखे जा रहे हैं? इस पर बड़ा जबरदस्त एक बुक लिखी है, इस्लाम एंड सेकुलरिज्म, जो कि नकीब अल अतास मलेशियन फिलोसफर हैं, अभी गालिबन 80 प्लस के, मुझे नहीं पता अभी जिंदा है कि नहीं, अल्लाह ताला उनकी हयाती करे। उन्होंने इस्लामाइजेशन ऑफ नॉलेज और वेस्टर्नाइजेशन जो नॉलेज की हुई है, उसको डी वेस्टर्नाइजेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर बड़ा काम किया। और मैंने आज से 2 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, कुरान एंड मॉडर्न साइंस, गालिबन जैतून एफएम प्लस के ऊपर वो प्रोग्राम पड़ा होगा, उसमें मैंने नकीब अल अतास साहब का जिक्र किया है। इसी तरीके से एक और हैं जो बेसिकली ईरानियन थे, बाद में अमेरिकन हुए, जिनको बाद में सीआईए ने टारगेट किलिंग की उनकी, और वो एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे जिसमें इस्लामाइजेशन ऑफ वेस्टर्न नॉलेज को, या इस्लामाइजेशन ऑफ साइंटिफिक जो आपकी जो फैकल्टीज हैं या नॉलेज हैं, इसके ऊपर वो काम कर रहे थे। इसी बेस के ऊपर पूरी की पूरी एक फैकल्टी बनी थी, पूरा का पूरा एक कुलिया बना था, पूरे का पूरा एक डिपार्टमेंट बना था, जो इंटरनेशनली इस चीज के ऊपर रिसर्च, पूरी दुनिया से इंटरनेशनल लोगों को लाकर उस स्टडी की जा रही थी। बहरहाल मैं इस डिटेल में भी नहीं अभी जाना चाहता कि नकीब अल अत्तास की डोमेन क्या है, वो काम क्या है। उनकी किताब मैं यहाँ रिकमेंड जरूर करना चाहता हूँ, इस्लाम एंड सेकुलरिज्म, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, नकीब अल अत्तास। उसमें उन्होंने दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर है गालिबन, उसके अंदर वो समझाया है कि सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन, इन तीनों में फर्क है। तो सबसे पहले हम एक रैंडम डेफिनेशन थ्रो करते हैं, नॉट रैंडम लाइक के मैं इधर उधर से उठा के, ऑथेंटिक और जेन्युइन सोर्सेस से डेफिनेशन रखूंगा, और उसके बाद मैं अपने तौर पर इसको एनालाइज करके आपके सामने रखूंगा कि सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन में फर्क क्या है, और कैसे ये चीजें अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन भी करती हैं, मगर आपने इसको थोड़ा सा गौर से समझना है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। ये सबसे पहले हमारे सामने सेकुलरिज्म की डेफिनेशन मौजूद है मरियम वेबस्टर से, और ये बड़ी ऑथेंटिक डिक्शनरी मानी जाती है, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। यहां उस मिथ को मैंने आपको बताया था कि ये 4 पॉइंट्स हैं जो मिसकंसेप्शंस है सेकुलरिज्म के हवाले से, एक एक करके ये ब्रेक होता जाएगा, एक एक करके ये चीज ब्रेक होती जाएगी, और आपको पता चलेगा इंटरनल क्रिटिसिज्म के जरिए कि सेकुलरिज्म इज जस्ट अ लॉलीपॉप, जो रिलीजन के अगेंस्ट और एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट आपको दिया गया था। इसको रिवर्स बैक किया जा सकता है, रोल बैक किया जा सकता है, एक कोई इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं रहा, या सक्सेसफुल ऑप्शन नहीं रहा ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर, इवन मॉडर्न डे में, वो उसकी मिसाल मैं रख दूंगा। सेकुलरिज्म किसे कहते हैं? सेकुलरिज्म कहते हैं इनडिफरेंस टू टू और रिजेक्शन और एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस कंसीडरेशंस। सेकुलरिज्म रिजेक्ट करता है, तवज्जो रहे, जो आमतौर पर यह कहा जाता है कि सेकुलरिज्म रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है, रिजेक्शन और एक्सक्लूजन ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस कंसीडरेशंस। तो रिलीजियस कंसीडरेशंस को और रिलीजन को एक्सक्लूड करके या इवन रिजेक्ट करके सेकुलरिज्म की बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने कॉलिंस की डिक्शनरी मौजूद है, यह भी एक ऑथेंटिक डिक्शनरी है सेकुलरिज्म के हवाले से। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि याद रखें, डेफिनेशंस हमेशा 5-6 आपके सामने होनी चाहिए, ताकि उनमें आप कॉमन ग्राउंड ढूंढ के आप एक बॉटम लाइन तैयार कर सकें। इसलिए 2-3 डेफिनेशन जरूर आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर बंदा मल्टी एस्पेक्ट को सामने रखते हुए बात करता है। तो सेकुलरिज्म कॉलिंस की डिक्शनरी के मुताबिक कहते हैं इज अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन। इसमें मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, एंड एजुकेशन, उसके पीछे वजह मैं आपको बताऊंगा। तो सेकुलरिज्म इज सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन वेयर रिलीजन इज नॉट अलाउड टू प्ले अ पार्ट इन सिविल अफेयर्स। तो रिलीजन को इजाजत ही नहीं है कि वो कोई पार्ट प्ले कर सके सिविल अफेयर्स, यानी अवामी मामलात के अंदर। ऐसे सिस्टम को कहते हैं सेकुलरिज्म, ठीक हो गया। यानी इस वक्त हमें यह पता चला कि सेकुलरिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकुलर क्या है जिससे सेकुलरिज्म निकला है? सेकुलर बेसिकली सेक्युलम, लैटिन जुबान के अंदर एक वर्ड था सेक्युलम। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मैं आपके सामने इस वक्त रखूंगा ऑनलाइन,
जिससे आपको पता चलेगा कि साइक्यूलम, SAECULUM, साइक्यूलम लैटिन में, जो कि रोमन टाइम के ऊपर यूज किया जाता था, उस टाइम के ऊपर ये वर्ड बेसिकली सर्टन गेम्स के लिए प्ले किया जाता था जो स्टेट प्ले करती थी। मगर उससे बढ़कर सैक्यूलम जो है लैटिन जुबान के अंदर कहा जाता है अब एट द प्रेजेंट टाइम, बोला जाता है एट द प्रेजेंट टाइम। क्या मतलब एट द प्रेजेंट टाइम? एट द प्रेजेंट टाइम का मतलब ये होता था कि आज, अभी, इसी वक्त। क्या मतलब था? मतलब ये था कि जो शख्स आज इसी वक्त अभी जी रहा है, वो जैसे जीना चाहे वो अपने मुताबिक जी सकता है। समझ आ गई? तो सेकुलरिज्म बेसिकली सेक्युलम से निकला है। दैट मीन्स कि कोई भी स्टेट जो सेकुलर होगी वो अपने फैसले तब के तब, तभी के लोगों और उसी वक्त के लिए कर सकती है, जिनको बाद में रोल बैक या रिवर्स किया जा सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता था सेक्युलम। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त क्रिश्चियनिटी के खिलाफ इसको बोला गया, आपके सामने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑनलाइन, यहां पर आप सेक्युलम सर्च करेंगे क्रिश्चियनिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो आखिरी 3 लाइन आप अपने सामने रखें। कहते हैं इससे पहले तो 314 सीई तक, जो आफ्टर क्रिश्चियनिटी, इसको जिस तरह देखा जाता था वो देखा जाता, मगर 4th सेंचुरी और 3rd सेंचुरी ऑनवर्ड्स अ न्यू काइंड ऑफ रेटोरिक emerged in the literature and in private funerary monuments that pitted that present saeculum against the Christian conception of an afterlife or eternity. क्या मतलब है? मतलब ये है कि स्टार्ट में सेक्युलम जो है वो सोशल लाइफ को अपने तौर पर जीने के लिए पेश किया जाता था, मगर फिर इसने अकीदे की शक्ल इख्तियार कर ली और ये क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट ऑफ आफ्टर लाइफ और इटर्निटी के आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट के ऑपोजिट और अगेंस्ट इस्तेमाल होने लगा। क्या मतलब था इसका? इसकी मिसाल आपको समझाता हूं, तवज्जो करना। दीन क्या कहता था? मतलब क्या कहता था? मतलब कहता था ये जिंदगी यहां खत्म नहीं होगी। कान मेरी तरफ रखिएगा। मतलब क्या कहता था? ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, ये जिंदगी यहीं खत्म नहीं होगी। मतलब क्या है कि यहां मर के एक आफ्टर लाइफ है जिसमें आप इस जिंदगी के बारे में पूछे जाओगे, और जिसने यहां बेहतर काम किए होंगे वो आगे अच्छा अजर पाएगा। ये चीज ऐसे लोगों के दिल में नेगेटिव एक फोर्स या नेगेटिव एक इंपैक्ट डालती थी जो इस दुनिया को जीना चाहते थे, इस जिंदगी को जीना चाहते थे। यही वजह है कि उन लोगों ने इसको साइक्यूलम कहा। दैट मीन्स कि अभी इसी वक्त यहीं हम जीना चाहते हैं, आफ्टर लाइफ का हमें कोई पता नहीं। क्या मतलब? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जवानी फिर नहीं आनी। ये था वो कॉन्सेप्ट जो सेक्युलम की बुनियाद पड़ा। अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ लेके जाना चाहता हूं। यहां पर शायद हम क्रिश्चियनिटी को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मैंने आपको बताया था मैं सेकुलरिज्म को रिलीजियस लेंस के साथ या उन स्पेक्स के साथ देखना नहीं चाहता, मगर चूंकि हिस्ट्री का हम पर इन्फ्लुएंस है और कोई भी आइडियोलॉजी हिस्ट्री की छननी से और उस स्क्रूटनी से गुजरकर हमारे पास पहुंचती है, लिहाजा हमें एनालिसिस के लिए इसकी हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है। अब एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ये याद रखें कि किसी भी आइडियोलॉजी का जब कैपिटल शिफ्ट होता है तो वो इंडिकेट कर रहा होता है कि ये आइडियोलॉजी अब अपनी हकीकत में नहीं रहेगी। इसको आसान लफ्जों में समझें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। कोई भी आइडियोलॉजी जब अपना कैपिटल शिफ्ट करती है, ये इस चीज का इंडिकेशन होता है कि वो आइडियोलॉजी अब अपनी असल पे नहीं रहेगी। इसको मिसाल से समझाता हूं। इस्लाम में इस्लामिक आइडियोलॉजी का जो कैपिटल था वो था मदीना। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीना इस्लामिक कैपिटल की बजाय शिफ्ट होकर कूफा की तरफ चला गया और फिर कूफा से शिफ्ट होकर दमिश्क की तरफ चला गया, तो उसी वक्त यह चीज समझ जानी चाहिए थी कि अब इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर मिलावट करने की कोशिश शुरू हो जाएगी। समझे पॉइंट? तो किसी आइडियोलॉजी का कैपिटल शिफ्ट होना इंडिकेट करता था कि अब यह आइडियोलॉजी अपनी बेस पर नहीं रहेगी।
यही वजह है कि जब मदीना को बेआबाद किया गया और इराक और शाम को आबाद किया गया, और मुसलमानों का जो अकायद और जो एक रूहानी ताल्लुक था अपनी बुनियाद के साथ, वो टूटना शुरू हो गया। और सकूत बगदाद से और तातारियों के हमले से यह चीज और खुलकर सामने आ गई कि अब इस्लाम कभी नजरियाती तौर पर अपनी बुनियादों पर खड़ा नहीं हो सका। मुसलमान हैं, मगर इस्लाम नजरियाती तौर पर कमजोर होता चला गया। यह समझ आ गया नुक्ता आपको? अब मैं आपको लेके आता हूं यही सिचुएशन वेस्ट के हवाले से, तो कान मेरी तरफ रखिएगा। क्रिश्चियनिटी का कैपिटल था जेरूशलम, मगर जैसे जैसे ये कैपिटल शिफ्ट होकर रोम यानी इटली शिफ्ट हुआ, वैसे वैसे क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजी अपनी ग्रिप और अपनी फाउंडेशंस ब्रेक होना शुरू हो गई। ये वो पॉइंट था जब क्रिश्चियनिटी को पता चल गया था कि अब क्रिश्चियनिटी अपनी उन बेसिस के ऊपर नहीं रह सकती जो जुडाइज्म से यानी ओल्ड टेस्टिमेंट से या न्यू टेस्टिमेंट के जरिए उन तक पहुंची हैं। यह था वो पॉइंट। इसीलिए एक बहुत बड़ा जायनिस्ट है और बड़ा प्रो इसराइल, प्रो जायनिस्ट स्टेट का वो कायल था, उसका नाम था मोसेस मेंडेलम करके गालबन नाम है। मैंने इस पर प्रोग्राम भी एक किया था काफी, मेरे ख्याल से एक वीडियो थी जब मैंने इसराइल के ऊपर बात की हुई है, उस पर काफी पुरानी है, 2-2.5 साल पहले गालबन। तो एक वो है जेरूशलम टू रोम, एंड देन देयर वाज अनदर बुक रोम टू जेरूशलम। तो जब जेरूशलम से रोम की तरफ शिफ्ट हुआ है क्रिश्चियनिटी का कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, तो आइडियोलॉजी ब्रेक हुई वहां पर। और फिर यूरोपियन जो बेस थी, चाहे वो ग्रीक मेथोडोलॉजी थी या फिलॉसफी थी या वहां के जो वाइकिंग्स का एक तसव्वुर था, उन तसव्वुर ने क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसी क्लर्जी पैदा कर दी जो मुतलकुल अनान बन गई और खुदाई तसव्वुर पैदा करने लगी कि वो खुदा की मलकियत रखती है। शरीयत को तब्दील करने की ऐसे ऐसे बादशाह गुजरे जिन्होंने अपनी शादी एक लड़की से करने के लिए शरीयत को तब्दील कर दिया। एक कैथेड्रल चर्च अभी रिसेंटली का गालबन कुछ साल पहले उसमें आग लगी थी। ये वही चर्च था यूरोप के अंदर जिस चर्च में खड़े होकर उसने पोप को धमकी दी थी, किंग ने, कि अगर तुमने मुझे यह फतवा ना दिया कि मैं पोलोगैमी प्रैक्टिस कर सकता हूं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या तुम्हें निकाल दूंगा या तुम्हें सूली उड़ा दूंगा। उसने यह फतवा दिया उस कैथेड्रल चर्च के अंदर। अब सवाल ये उठता है, ये था वो शिफ्ट पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल जो यरूशलेम से रोम में पहुंचा, और रोम के किचन में क्रिश्चियनिटी की खिचड़ी ऐसी बनाई गई कि यूरोप ने कभी क्रिश्चियनिटी को इस रूप में देखा नहीं था। इसी का नतीजा निकला कि यूरोप का नौजवान 19वीं सदी के इन द अर्ली 19th सेंचुरी वो बागी होना शुरू हो गया, रेबेलियस हो गया। किनके खिलाफ? चर्च के खिलाफ। और मजे की बात आपको बताऊं, यही वजह है कि साइकुलम और सेकुलरिज्म की टर्म सबसे ज्यादा मिड 19th सेंचुरी के अंदर इस्तेमाल हुई है, बल्कि कॉइन ही मिड 19th के अंदर की गई है, टू बी वेरी प्रिसाइज 1850s के अंदर। तो 1850 में जब पहुंचा यूरोप, तो यह चीज समझ आई कि अब इसका कोई भी ताल्लुक यरूशलेम के साथ नहीं रहा, यानी अपनी रूट्स, अपनी आइडियोलॉजिकल रूट्स के साथ डिस्कनेक्ट हो गई, वो रूट्स ना रही। लिहाजा क्रिश्चियनिटी के साथ कुछ भी हो सकता था जो यूरोपियन ने किया, और चर्च को ठुड्डा मार के अपनी स्टेट और अपनी सोसाइटी के अंदर से निकाल दिया। अब इसका थोड़ा सा जायजा हम आगे लेंगे। तो यहां तक आपने समझ लिया, थोड़ा सा मैंने आपको समझाना था सेकुलरिज्म की हिस्ट्री के हवाले से जो समझना है। अब आपको ये मिसाल समझ आएगी जो मैंने आपके सामने रखी है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। ये जहां लोकल और रीजनल और नेटिव सोसाइटीज की बात करती है, वहां आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बात करती है। यही वजह है कि हम इस्लाम को दूसरे तमाम मजाहब से मुख्तलिफ समझते हैं, बल्कि मजहब नहीं दीन कहते हैं। यही वजह है कि हम ये मानना चाहते हैं कि भाई जो क्रिश्चियनिटी के साथ वेस्ट के अंदर हुआ वो इस्लाम के साथ नहीं होगा, और ना होना चाहिए और ना समझना चाहिए। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, ये चीज थी आपके सामने। अब हम बढ़ते हैं बकायदा अगली डेफिनेशन के ऊपर। तो सेक्युलम आपने आपके सामने मैंने रख दिया, ये अगेंस्ट अ क्रिश्चियन कंसेप्शन ऑफ एन आफ्टर लाइफ और इटर्निटी था, जिसने सेक्युलम को बुनियाद रखी, और सेक्युलम से सेक्युलर और सेक्युलर से सेक्युलरिज्म एंड सेक्युलराइजेशन।
सेक्युलरिज्म को आपने समझ लिया, सेक्युलर को भी समझ लिया, अब सेक्युलराइजेशन को समझना बाकी है। ये 3 डिफरेंट वर्ड्स है जिनको समझना जरूरी है। याद रखें, सेक्युलर एक शख्स है जो ऐसी आइडियोलॉजी का मानने वाला होता है जिसको सेक्युलरिज्म कहते हैं, मगर सेक्युलराइजेशन एक कॉन्टिन्यूस और एक ग्रेजुअल और एक कांस्टेंट चेंज है सोसाइटी के अंदर, जो बाय द पैसेज ऑफ टाइम आती रहती है। इसको कहते हैं सेक्युलराइजेशन। तो यानी सेक्युलराइजेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्ट्रडिक्ट करती है एट द प्रेजेंट सेक्युलरिज्म के साथ, क्योंकि सेक्युलराइजेशन के उसूल इस चीज का तकादा करते हैं कि आपने कभी खड़े नहीं रहना, जबकि सेक्युलरिज्म इस चीज का तकादा करता है कि स्टेट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है फॉर द बीइंग मॉरल वैल्यूज के लिए, सोशल स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के फैब्रिक को मजबूत करने के लिए। दैट्स ऑल व्हाट सेक्युलरिज्म रिक्वायर और डिमांडेड। मगर सेक्युलराइजेशन एक कांस्टेंट चेंज की और एक एवोल्यूशनरी चेंज को तकादा करता था, और ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती हैं। तो समझते हैं सेक्युलराइज होना क्या मतलब है उसका। मैंने आपको बताया था सारे मिसकंसेप्शंस आहिस्ता आहिस्ता दूर आपके सामने होते चले जाएंगे। चेक करें, मैकमिलन डिक्शनरी है जिसमें सेक्युलराइज होने का मतलब क्या बयान किया गया। वो कहता है टू मेक समथिंग लेस रिलीजियस। सेक्युलराइज होने का मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी शख्स को, किसी स्टेट को, किसी सोसाइटी को गैर मजहबी करते जाते हैं स्लोली। एंड नेक्स्ट, और टू स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग कंट्रोल्ड बाय रिलीजन। या एक ऐसा प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आप रिलीजन की ग्रिप को कमजोर करते चले जाते हैं। अब समझ आइए आपको। तो जो मुसलमान इस वक्त ये सोच के बैठे हैं कि सेकुलर होना एन इस्लामिक है, कोई मसला नहीं है, तो याद रखें, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता आपके पैरों के नीचे से सेकुलरिज्म का कारपेट खींच लिया जाएगा। और मैंने इसी दिन के लिए या इसी वक्त के लिए कहा था, इंडिया इस वक्त एक बड़ी मिसाल है हमारे सामने। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि हम जिस वक्त जहां रह रहे हैं, हम इंडियन पॉलिटिक्स से या रीजनल पॉलिटिक्स से अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उसको डिस्कस करना इस इंटरनेशनल वर्ल्ड व्यू में या इस फिलॉसफी के अंडर जरूरी है, ताकि हम कॉन्टेम्परेरी इश्यूज को या डायरेक्ट और इमीडिएट लिंक को, इंटरेक्शन को डील कर सकें और टैकल कर सकें कि हम किस जगह के ऊपर खड़े हैं। ये समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं हिस्टोरिक यूज ऑफ दिस टर्म। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, ये ऑक्सफोर्ड रेफरेंस आपके सामने मौजूद है सेकुलरिज्म का। बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये, इसको आपने चेक करना है। ऑक्सफोर्ड रेफरेंस है सेकुलरिज्म के हवाले से। ये उन लोगों की गलतफहमी को दूर कर देगा जो कहते हैं कि सेकुलरिज्म रिलीजन के अगेंस्ट या उसके एंटाई नहीं होता। चेक करें, द टर्म वाज कॉइन्ड 1850 में सेकुलरिज्म की टर्म कॉइन की गई थी। मैं आपको भी डिटेल में बताऊंगा किसने की थी और उसने क्या क्या कहा था, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। डिटेल इसको पढ़ेंगे थोड़ा। So the term was coined 1850 में, ये coin की गई to denote a system which sought to order and interpret life on principles taken solely from this world। एक ऐसे सिस्टम के लिए रखा गया था सेकुलरिज्म की टर्म को कि जो इस दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इस सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर को, इस सोसाइटी की लेजिस्लेशन को, इस सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूशन को इस बुनियाद पर तश्कील देगा या कंस्ट्रक्ट करेगा कि उसका आफ्टर लाइफ या डिवाइन इंटरवेंशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसका सारे के सारी बेस सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक इस दुनिया से होगी। आगे चेक करें ऊपर वाले, विदाउट रिकोर्स टू बिलीव इन गॉड एंड अ फ्यूचर लाइफ। इस बुनियाद के ऊपर के खुदा के एतमाद और एतकाद का कोई अकीदा नहीं होगा, एंड अ फ्यूचर लाइफ और हयात बादल मौत, यानी कयामत, उखरवी जिंदगी का तस्वुर खत्म कर दिया जाएगा। यह है सेकुलरिज्म की बेस जब यह टर्म कॉइन की गई थी। ये क्लासिकल टर्म, ये क्लासिकल रेफरेंस है आपके सामने, जो आपको बताता है कि जिस वक्त ये टर्म कॉइन की गई थी उस वक्त सेकुलरिज्म के पीछे मकसद क्या था। सो विदाउट रिकोर्स टू बिलीव इन गॉड एंड अ फ्यूचर लाइफ, तो दो चीजें निकल गई, अल्लाह पर यकीन और आखिरत पर यकीन। और मजे की बात पता है क्या है? चलें, मैंने कहा था, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आयतें पेश नहीं करूंगा, तो मैं आयतों को स्किप कर, मुझे चीज याद आ गई तो मुझे आया ध्यान में, मगर मैं स्किप करूंगा, टोटली फोकस करेंगे फिलोसॉफिकली। अच्छा, अगली लाइन पढ़े आप। It is now used in a more general sense of the tendency to ignore, if not to deny, the principles of supernatural religion।
वो कहते हैं आज के दौर में इस चीज को शुगर कोट कर दिया गया कि नो प्रॉब्लम, आप मजहब को मानना चाहते हैं, खुदा पे और आखिरत पे बिलीव रखना चाहते हैं, रखें, मगर इसको इग्नोर की टेंडेंसी के साथ अपने मार्केट में लेके आए, सोसाइटी में लेके आए। क्या मतलब कि जब आपने सोसाइटी में निकलना है, जब आपने अपर हाउस में बैठना है, जब आपने सेनेट में बैठना है, आपने लेजिस्लेटिव बॉडी में बैठना है, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बैठना है, आपने पॉलिटिकल रॉल में काम करना है, तो आपको इसको इग्नोर, मिनिमम मिनिमम इग्नोर करना होगा, इफ नॉट टू डिनाई। अगर आप इसको डिनाई करने की जरूरत नहीं करते तो किनको? रिलीजियस प्रिंसिपल्स को। ये है सेकुलरिज्म की बेस। आगे बढ़ते हैं। एक और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के सेकुलराइज मीनिंग हम आपके सामने रख देते हैं, उसको देखना बड़ा जरूरी है। ये ब्रिटानिका की डिक्शनरी आपके सामने सेकुलरिज्म को बयान करती है। नीचे येलो में देखें, टू टेक रिलीजन आउट ऑफ समथिंग, टू मेक समथिंग सेक्युलर। सो टू make someone secular is equal to take religion out of that particular person. That's what secularization is. अब आपको समझ आ रहा है? तो सेकुलर होना, सेकुलरिज्म को मानना और सेकुलराइजेशन को मानना, गोया रिलीजन को अपनी जिंदगियों से निकालना है। तो ये अगेंस्ट रिलीजन है कि नहीं है? कैसे मुमकिन है कि एक सेकुलर स्टेट हो, सेकुलरिज्म को मानती हो, सेकुलराइजेशन करवाती हो, और उसके बाद कहे हम रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हैं? तो और क्या है? तो और क्या है? तो रिलीजन को निकालना है। सवाल ये उठ सकता है कि ये इधर उधर की डिक्शनरीज हैं, पता नहीं किन लोगों ने लिख दी हैं, कोई कह सकता है। हालांकि जो सेकुलर मेंटालिटी के माइंडसेट के लोग होते हैं, वो जितने मैंने रेफरेंसेस दिए हैं वो इनको रिफ्यूट नहीं कर सकते, इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, इल्ला ये कि वो जिद कर दे। हाँ, जिद का कोई इलाज नहीं, मगर इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। मगर क्यों ना हम उस शख्स की तरफ वापस चलें जिसने 1850s में इस टर्म को कॉइन किया था। उस बंदे की तरफ चलते हैं। उस बंदे का नाम था जॉर्ज जैकब होलियोक। ये इंग्लिश फिलोसोफर था, सोशियोलॉजिस्ट था, आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके पोस्टर छपते थे मिस्टर जॉर्ज जैकब होलियोक के, कम एंड हियर द लिबरेटेड ब्लास्फेमर। ये यूरोप में बिलखुसूस ब्रिटेन के अंदर मिड 19th सेंचुरी के अंदर इतना बड़ा एक इन्फ्लुएंसर और इतना बड़ा सेलिब्रिटी माना जाता था कि इसका पोस्टर लगता था कि कम एंड हियर द लिबरेटेड ब्लास्फेमर। ये एक ब्लास्फेमर है। इस तरह नहीं कहते फेवरेट मुर्तद आ रहा है जी, कट्टर काफिर आ रहा है जी, कट्टर मुनाफिक आ रहा है जी। तो इस तरह जॉर्ज जैकब को, होलियोक को एक ब्लास्फेमर के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता था। उसकी वजह यह है कि सबसे पावरफुल आवाज सेकुलरिज्म के हवाले से और इस टर्म को कॉइन करने के हवाले से वो इसी बंदे की थी, क्योंकि ये टर्म की मां यही शख्स था, होलियोक। आए चलते हैं, ये क्या कहता था? क्या ये कहता था हम मजहब के खिलाफ नहीं हैं? ये क्या कहता था आपके सामने? इसने मुख्तलिफ किताबें लिखी, जिनमें से एक छोटा सा रिसाला था, और इसने अपना रिसाला भी रीजनर्स के नाम पर शाया किया था। जब इसको जेल से छुड़वाया गया था 1840s में, तो इसने अपना एक रिसाला शाया किया था। एक मैगजीन था, गालबन वीकली था अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उसका नाम था रीजनर। मगर इसका एक छोटा पम्फलेट था जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाता हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म इलस्ट्रेटेड है बाय जॉर्ज जैकब होलियोक। ये आपके सामने 1871 का एडिशन है, मगर इसके चंद इलस्ट्रेटेड वर्कों के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूं जो आपको बताएंगे कि क्या वाकई जिस बाबा जी ने, द फादर ऑफ सेकुलरिज्म, पर्टिकुलरली अगर गलत है तो टर्म का जो फादर है, उसने सेकुलरिज्म के बारे में क्या कहा, मजहब के खिलाफ है कि नहीं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पेज नंबर 2, रोमन 2 के ऊपर चैप्टर 3 का एब्स्ट्रैक्ट सामने रखा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म डिफाइंड, सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स क्या हैं। एंड व्हेन यू से कि किसी आइडियोलॉजी के प्रिंसिपल्स, दैट मीन वो नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ एनी आइडियोलॉजी, अदरवाइज वो आइडियोलॉजी क्लैप्स कर जाएगी। मिसाल के तौर पे इस्लाम में तौहीद को साइड पे कर दें या रसालत को साइड पे कर दें, इस्लाम खड़ा ही नहीं हो सकता, और ना इस्लाम उनके बगैर चलना चाहता है।
तो प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि उन बुनियादों पर सेकुलरिज्म को डिफाइन किया जाएगा जिनके बगैर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत होगा। हाँ जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर सारा पेज आपके सामने आ गया। मैंने जो चीज पढ़नी है वो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल्स के हवाले से, ये जो मिड वाली ब्लैक सॉरी रेड अंडरलाइन है, मैंने पढ़ना है। सेकुलरिज्म इज अ सीरीज ऑफ प्रिंसिपल्स। सेकुलरिज्म चंद उसूलों का एक सिलसिला है, इंटेंडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ दोज। उसका मकसद यह है कि ऐसे लोगों की रहनुमाई की जाए हु फाइंड थियोलॉजी इनडेफिनेट और इनएडुक्वेट और डीम इट अनरिलायबल। ये ऐसे लोगों के लिए सेकुलरिज्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जो मजहब को नामुकम्मल, मजहब को गैर यकीनी, मजहब को गैर इल्मी और मजहब को गैर यकीनी और जन्नी तस्वुर करते हैं कि उस पर एतमाद नहीं करते। तो सेकुलरिज्म रिप्लेस करती है थियोलॉजी को। अगली लाइन देख लें आप, इट रिप्लेसेस थियोलॉजी विच मेनली रिगार्ड्स लाइफ एज अ सिंफुल नेसेसिटी। अब वो उसमें क्योंकि क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस थे तो इन्होंने उसी तस्वर को लिया, इस्लाम के कॉन्सेप्ट को रखा ही नहीं। इससे जो चीज समझ आई वो ये आई कि सेकुलरिज्म ऑन इट्स प्रिंसिपल्स ये तकादा करता है कि उसको सिर्फ वही लोग मानेंगे जो मजहबी नहीं हैं। ये था वो पॉइंट। क्यों? क्योंकि उनको कुरान और सुन्ना या बाइबल या वेद या जितने धर्मशास्त्र हैं उनमें इनडेफिनेट, इनएडुक्वेट और अनरिलायबल चीजें नजर आती हैं, जिसका मतलब यह है कि वो उस पर यकीन नहीं करते। यानी एक सेकुलर बंदा या सेकुलरिज्म का मानने वाला बंदा कुरान को मुकम्मल नहीं मानता, हदीस को काफी नहीं मानता, अल्लाह के रसूल की सीरत को काफी नहीं मानता, तभी वो सेकुलरिज्म को मानेगा एज पर द फादर ऑफ द सेकुलरिज्म टर्म। ठीक है, दूसरा पैसेज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं इसी JW हॉलेओक का। वो क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म डिफाइंड में तीसरे पैसेज के अंदर वो फरमाते हैं, साइंस इज द अवेलेबल प्रोविडेंस ऑफ लाइफ। क्या मतलब है? वो कहते हैं जब ये मान लिया जाए कि मजहब आपकी जिंदगी से चला गया तो फिर आपकी तस्कीन कौन करेगा? आप किस खुदा को मानेंगे? आप किस बुत को तराशेंगे? तो प्रोविडेंस का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है डाइटी, डीटी, गॉड। तो JW हॉलिओक कहता है साइंस इज द अवेलेबल प्रोविडेंस ऑफ लाइफ, कि जिंदगी में खुदा को साइड पे कर दो, साइंस को उसकी जगह पे रखो, तो बिल्कुल आप मुत्तफिक हो जाओगे और सुकून में आ जाओगे। वो साइंस नया खुदा है इंसानों की जिंदगियों के लिए। अब उसने आगे एक्सप्लेन किया है कि कोई ये सवाल कर सकता है कि जनाब अच्छे काम फिर क्यों करने चाहिए? क्योंकि खुदा, हम तो अच्छे काम खुदा के लिए करते हैं। एक मजहबी बंदा ये कहता है तुम चोरी क्यों नहीं करते? हम तो अल्लाह के लिए नहीं करते। तुम जिना क्यों नहीं करते? या तुम इंसेस्ट क्यों नहीं करते? ये चीजें रखता है। तो JW हॉलिओक ने उसका जवाब देने की कोशिश की आखिरी 2 लाइनों के अंदर। वो कहता है वर्क इज वर्शिप टू दोज हु एक्सेप्ट थीइज्म। मजहबी लोगों के लिए सोसाइटी के अंदर वेलफेयर का काम या वेलबींग का काम करना इबादत है, एंड ड्यूटी टू दोज हु डू नॉट। और सेकुलर के लिए खुद समझें, उसने थीइज्म के मुकाबले में सेकुलरिज्म को रखा है। चेमाना दारद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो भी मानता है कि सेकुलर मजहबी नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि सोसाइटी की वेलबींग के लिए या वेलफेयर के लिए काम करना, फलाह बहबूद के लिए काम करना, बेहतरी के लिए काम करना, ये मजहबी लोगों के लिए इबादत का काम है, सदका जारिया है। एंड ड्यूटी टू दोज हु डू नॉट, मगर जो सेकुलर हैं, एथियस्टिक या मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, उनके लिए ये ड्यूटी है। सवाल तो इस पर बड़े उठते हैं, मगर इस वक्त सेकुलरिज्म को ऑन इट्स प्रिंसिपल्स और फाउंडेशन समझना जरूरी है कि उसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये चीज क्लियर हो जाए सब लोगों के लिए कि क्यों एक मजहबी शख्स सेकुलरिज्म को कबूल करेगा, इस एतबार से कि वो अपने मजहब से हाथ धो बैठेगा। ये बुनियाद है। तीसरा पैसेज जो आपके सामने JW फादर जो है उसका रखना चाहता हूं इसी एतबार से कि सेकुलरिज्म या सेकुलरिस्ट क्या करता है, वो आपके सामने है। वो कहता है द डिस्टिंक्टिंग peculiarity of the secularist is that he seeks that good which is dictated by nature, which is attainable by material means and which is of immediate service to humanity। क्या मतलब है? वो कहता है एक सेकुलरिस्ट माइंड जब नेकी करने लगता है या सोसाइटी में बेहतरी करने लगता है तो वो इसलिए करता है कि उसका फायदा हो सोसाइटी को, इसलिए नहीं कि कल क़यामत के दिन मुझे अजर मिलेगा, बल्कि इसलिए कि सोसाइटी में वो बेहतर हो रहा है। वो अलग बात है
कि जो मजहबी लोग हैं वो भी नेकी इसलिए करते हैं कि सोसाइटी में भी फायदा हो और आखिरत में भी मिले। हाँ, इनके यहां आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसीलिए सेकुलरिज्म कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी या रिलीजियस की उसमें कोई जगह नहीं है। ठीक हो गया। आखिरी दो लाइनें भी इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्या कहता है, वो कहते हैं सेकुलर माइंड एक ऐसी मेंटालिटी है, और रिलीजियसनेस, तवज्जो कीजिएगा, a religiousness to which the idea of God is not essential, nor the denial of the idea necessary. सेकुलरिज्म को एक रिलीजन के तौर पर पेश किया है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि सेकुलरिज्म एक फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि एक रिलीजन है। यही हमारा पॉइंट था। मैंने क्या कहा था कि आपको यह चीज पता चलेगी इस पॉइंट के अंदर, यह मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा। मल्टी फेथ स्टेट अनलाइक रिलीजियस स्टेट, कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, उसके अंदर मल्टी फेथ रिलीजन रह सकते हैं। तो जो सेकुलरिज्म की टर्म को क्वाइन करने वाला है वो आखिरी दो लाइनों के अंदर ये कह रहा है कि आर रिलीजियसनेस, ये एक ऐसा मजहबियत का रंग है, टू विच द आइडिया ऑफ गॉड इज नॉट एसेंशियल, जो कि गॉड लेस रिलीजन है, नॉर द डिनाइल ऑफ द आइडिया नेसेसरी, बल्कि ये भी कहते रहो होगा, पता नहीं होगा क्या होगा, हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सेकुलरिज्म भी एक रिलीजन की शक्ल इख्तियार कर गया। ये समझना बड़ा जरूरी था इस एतबार से कि जो लोग ये कहते हैं कि सेकुलर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता और वो कोई फोर्स नहीं करता और कोई उसमें पाबंदी नहीं होती, इस मिथ को और इस मिसकंसेप्शन को तोड़ दिया है फादर ऑफ सेकुलरिज्म ने।